Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग और सबसे क्रूशल चैप्टर्स में से एक चैप्टर 9 द लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये आज़ादी की लड़ाई का आखिरी दौर था, फाइनल राउंड। ये वो साल थे जब पूरे देश ने मिलकर ऐसी ललकार भरी कि 200 साल पुराने ब्रिटिश एम्पायर की दीवारें हिल गईं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पूरे ध्यान से इस कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि 1935 से 1947 तक इन आखिरी 12 सालों में आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या बदल गया कि जो अंग्रेज भारत छोड़ने का नाम नहीं लेते थे, वो अचानक अपना सारा सामान बांधने पर मजबूर हो गए? चलिए एक एक करके इन सारे टर्निंग पॉइंट्स को, इन सारी घटनाओं को डिकोड करते हैं। ओके, सो हमारी स्टोरी शुरू होती है 1935 के एक एक्ट से। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एक नया कानून था। इसका प्लान ये था कि ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस, यानी वो स्टेट्स जहां उनका डायरेक्ट रूल था, और प्रिंसली स्टेट्स मतलब राजा महाराजा के राज्य, इन सबको मिलाकर एक फेडरेशन बनाया जाए, बेसिकली एक ऑल इंडिया यूनियन। और इसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंडियंस को थोड़ी और पावर दी जाएगी। पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। जो राजा महाराजा थे, उन्होंने इस फेडरेशन को ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा इससे उनकी ऑटोनॉमी, यानी उनका अपना राज, उनकी पावर चली जाएगी। इस वजह से ये पूरे इंडिया को एक साथ लाने का प्लान फेल हो गया। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1935 का एक्ट आईवाई तो पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे। और 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, उसमें कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। 11 में से 8 प्रोविंसेस में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। और बच्चों, पावर में आते ही उन्होंने आम जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए। सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल से छोड़ा, बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन शुरू की, शराबबंदी की, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसानों को कर्जे से छुटकारा दिलाने के लिए नए कानून बनाए। तो ये एक बहुत ही यूजफुल पीरियड। सब आराम से चल रहा था कि 1939 में यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और तब इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इंडिया के किसी भी लीडर से बिना पूछे, बिना कंसल्ट किए ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया भी ब्रिटेन की तरफ से वॉर में लड़ेगा। ये तो सीधे सीधे डिसरिस्पेक्ट था। कांग्रेस ने इसका जोरदार प्रोटेस्ट किया। उनका पॉइंट सिंपल था कि अगर आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हो तो पहले हमें तो आज़ादी दो। जब ब्रिटिश नहीं माने तो सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने नवंबर 1939 में प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया। अब भारत की हालत खराब होने लगी। जापान, जो उनका दुश्मन था, वो जीतते जीतते इंडिया के आंगन तक, यानी इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर तक आ पहुंचा। अब अंग्रेजों को टेंशन हो गई। उन्हें लगा, ओ नो, अगर जापान ने अटैक किया तो हमें इंडियंस का सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। इस डेस्परेशन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने एक मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स को 1942 में इंडिया भेजा, एक नया ऑफर ले। लेकिन ये क्रिप्स मिशन भी बुरी तरह फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इसका प्रपोजल न इधर का था न उधर का। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वराज की कोई क्लियर बात ही नहीं थी, बस घुमा फिरा कर बातें थी। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि इसमें उनकी अलग देश पाकिस्तान की डिमांड का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो जब दोनों ही मेन पार्टीज ने मना कर दिया तो क्रिप्स मिशन का आना न आना बराबर हो गया। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब रिक्वेस्ट करने का टाइम गया। अब आजादी के लिए फाइनल लड़ाई, आखिरी मैस मूवमेंट शुरू करना होगा। इसकी शुरुआत हुई 14 जुलाई 1942 को, जब वार्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का रेजोल्यूशन पास किया। फिर 7 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर एक हिस्टोरिक सेशन शुरू हुआ। और आखिर में 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफिशियली पूरे धूमधाम से पास हो गया। और जिस हिस्टोरिक सेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में ये इतना बड़ा फैसला लिया गया था कि अब ब्रिटिश राज को इंडिया से जाना ही होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं इस चैप्टर में। इसी सेशन में गांधी जी ने देश को आज़ादी का सबसे पावरफुल मंत्र दिया। उन्होंने कहा, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में मर मिटेंगे। इसे ही कहते हैं डू और डाई का नारा, करो या मरो। इसका मतलब था कि अब हर इंडियन को आज़ाद नागरिक की तरह बिहेव करना है और आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लगा देना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रेजोल्यूशन सुनकर डर गई। उन्होंने अगली ही सुबह गांधी जी और सारे बड़े कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। सोचा कि लीडर ही नहीं होंगे तो मूवमेंट कैसे चलेगा, पर उनका आइडिया उल्टा पड़ गया। जैसे ही लोगों को पता चला कि उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया है, पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। हर शहर, हर गांव में लोग सड़कों पर उतर आए।
उन्होंने ब्रिटिश रूल के सिंबल्स जैसे पुलिस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस सब पर हमले किए। अब यह मूवमेंट लीडरलेस हो चुका था, ये जनता का अपना आंदोलन बन गया था। इस लड़ाई में सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल थे। ये तस्वीर है शहीद शिरीष कुमार की। नंदुरबार में स्कूल के बच्चों ने तिरंगा लेकर एक प्रोसेशन निकाला। पुलिस ने उन बच्चों पर, सोचिए, गोलियां चला दी। उस फायरिंग में शिरीष कुमार और उनके कई दोस्त शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी ये दिखाती है कि आज़ादी का जज्बा हर हिंदुस्तानी के दिल में था, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आंदोलनों को ब्रूटली दबाना शुरू किया तो कुछ लीडर्स ने एक नया तरीका अपनाया, अंडरग्राउंड मूवमेंट, यानी छिपकर काम करना। जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे लीडर्स ने इसको लीड किया। वो लोग क्या करते थे? रेलवे की पटरियां उखाड़ देते थे, टेलीफोन की तारें काट देते थे, ताकि ब्रिटिश का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाए। मुंबई में तो उषा मेहता जी ने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन आज़ाद रेडियो तक शुरू कर दिया था, जिससे वो लोगों तक आज़ादी का पैगाम पहुंचाती थी। इस आंदोलन में एक और कमाल की चीज हुई। देश के कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को भगा दिया और अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली। इसे कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार। मतलब अंग्रेजों की सरकार के पैरेलल लोगों ने अपनी सरकार चलानी शुरू कर दी। बंगाल में मिदनापुर, यूपी में बलिया और महाराष्ट्र में सतारा, इन जगहों पर ऐसी गवर्नमेंट्स बनाई गईं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि अब हम ब्रिटिश रूल को नहीं मानते। और पैरेलल गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल थे महाराष्ट्र के सातारा में क्रांति सिंह नाना पाटिल। उन्होंने वहां से ब्रिटिश रूल को बिल्कुल खत्म कर दिया और अपनी सरकार बनाई। उनकी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर देखती थी, क्रिमिनल्स को सजा देती थी, मतलब एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरह काम करती थी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। तो आखिर में इस क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये एक नेशन वाइड मूवमेंट था, पूरे देश में फैला। दूसरा, लाखों लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी। इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि ब्रिटिश की जेलें कम पड़ गईं। और सबसे बड़ी बात, इस मूवमेंट ने अंग्रेजों को ये साफ साफ दिखा दिया कि अब पूरा इंडिया एक साथ आज़ादी मांग रहा है और वो अब पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा बच्चों, क्विट इंडिया से थोड़ा पहले गांधी जी ने एक और प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। इसमें पूरी भीड़ एक साथ प्रोटेस्ट नहीं करती थी, बल्कि एक एक इंसान वन बाय वन आगे आकर वॉर के खिलाफ स्पीच देता था और अरेस्ट हो जाता था। ऐसा करने वाले सबसे पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। उनके बाद करीब 25,000 और लोगों ने इस तरह से सत्याग्रह किया। अब जब इंडिया के अंदर ये सब हो रहा था, तब इंडिया के बाहर से आज़ादी की लड़ाई को एक नया जोश दे रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका प्लान अलग था। वो मानते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के दुश्मनों जैसे जर्मनी और जापान से हेल्प लेकर इंडिया को आज़ाद कराया जाए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। जब अंग्रेजों ने उन्हें उनके ही घर में बंद कर दिया तो वो भेस बदलकर वहां से भाग निकले, जर्मनी पहुंचे और वहां से जापान। वहां उन्होंने राज बिहारी बोस की बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद सेना की कमान संभाली और सिंगापुर में आज़ाद इंडिया की गवर्नमेंट, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई। और आज़ाद हिंद सेना के सुप्रीम कमांडर बनते ही नेताजी ने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक कमिटमेंट था, एक ललकार थी कि अब आज़ादी हथियारों से, एक्शन से ली जाएगी। और एक्शन हुआ भी। नेताजी की लीडरशिप में आईएनए ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को जीत लिया और उनका नाम रखा शहीद और स्वराज। उन्होंने म्यांमार के अराकन प्रोविंस को भी जीत लिया। पर अफसोस, जब जापान ने उनकी मदद करना बंद कर दिया तो आईएनए का आगे बढ़ना रुक गया। और 1945 में जब वॉर में जापान हार गया तो आईएनए को भी सरेंडर करना पड़ा। और इसी बीच एक प्लेन क्रैश में नेताजी भी शहीद हो गए। यहां ब्रिटिश ने एक और गलती कर दी। उन्होंने आईएनए के पकड़े गए सोल्जर्स पर ट्रीजन यानी देशद्रोह का केस चला दिया। लेकिन ये उन पर बैकफायर कर गया, क्योंकि पूरा इंडिया उन सोल्जर्स को देशद्रोही नहीं, देशभक्त हीरो मान रहा था। उन्हें बचाने के लिए पूरे देश में इतना जोरदार प्रोटेस्ट हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी सजा माफ करनी पड़ी। आईएनए के हीरोइज्म से इंस्पायर होकर अब आग ब्रिटिश फौज के अंदर ही लग चुकी थी। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में तलवार नाम के वॉरशिप पर इंडियन नेवी के सोल्जर्स ने रिवोल्ट यानी विद्रोह कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश झंडा उतारकर हमारा तिरंगा लहरा दिया और उनके सपोर्ट में एयरफोर्स के लोग, मजदूर सब स्ट्राइक पर चले गए। ये ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील थी, द फाइनल नेल इन द कॉफिन। तो बच्चों, इसके बाद अंग्रेजों को एक बात बिल्कुल साफ हो गई। उनकी पावर का जो बैकबोन था, उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी,
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब वही उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि अब वो इंडिया पर कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका टाइम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो चलिए बच्चों, 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। हमने देखा कैसे 1935 एक्ट के बाद क्रिप्स मिशन फेल हुआ। इससे गुस्सा होकर देश ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, जिसे अगस्त क्रांति कहते हैं। फिर नेताजी की आईएनए ने बाहर से अटैक किया और आखिर में नेवी के रिवोल्ट ने अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि अब पैकअप करने का टाइम आ गया है। तो ये सारे इवेंट्स मिलकर आज़ादी की एक अनस्टॉपेबल वेव बन गए। हमेशा याद रखिए बच्चों, ये आज़ादी कितनी कुर्बानियों से मिली है, हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करनी है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.